बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 2 के एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडीसी का जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर आया था। ना सिर्फ उसको डिस्कस करूंगा बल्कि उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा और उस सोल्यूशन की पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैं उसकी कॉपी का लिंक भी दूंगा। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी सॉल्यूशंस मैंने किए हैं पास पेपर के एडवांस अकाउंटिंग का जो भी पेपर आया था उसका, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि हर क्वेश्चन में से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बट कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अगर आप एडीसी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, आपने वो पेपर अटैम्प्ट किया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो कितने सही किए हैं आपने। और जो जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ था या सही नहीं हुआ था, तो वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं एडवांस अकाउंटिंग में। इस वीडियो से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूँ। वीडियो मैंने बनाई थी कॉस्ट अकाउंटिंग पे, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सॉल्यूशन। और इसी तरीके से अब तमाम गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, स्पेशली मैनेजमेंट का आप लोग का पेपर है उसका भी गेस्ट पेपर अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। तो हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। आपके पास पेपर ज़रूर होगा, अगर आपने पेपर दिया है तो ये पेपर आपके पास होगा, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। अगर पेपर आपके पास है तब भी आप वो निकाल लें, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। हमने इसका सॉफ्ट शेयर किया हुआ यहाँ पर, ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। आपको 5 क्वेश्चंस करने थे, तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं और आप देख सकते हैं ये फ़ाइल है ADC 2 एडवांस अकाउंटिंग एनुअल पेपर सॉल्यूशन 2023। तो तमाम सॉल्यूशंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। हेड ऑफिस की कुछ एंट्रीज़ हैं जो कि आपको ब्रांच में रिकॉर्ड करनी है और हेड ऑफिस की बुक्स में भी रिकॉर्ड करनी है। सिमिलरली ब्रांच की भी कुछ एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपको ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करनी थी। तो उसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसमें मैंने ये एंट्रीज़ बनाई है A से लेकर ABCDEF और उसके बाद 5। ये 5 बेसिकली ब्रांच वाली सीरीज़ है। तो सीरीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब आप सोल्यूशन करते हैं कि जो एंट्री आप ब्रांच और हेड ऑफिस में बनाएंगे उनका सीरियल सेम होना चाहिए। अब कौन कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों में बननी थी? तो हेड ऑफिस में सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सिक्स ट्रांजैक्शन, ये सारी की सारी, यानी पहली के अलावा पहली ट्रांजैक्शन जो 50,000 की है, इसके अलावा बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होनी थी। और ब्रांच के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ सेकंड लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है, पेड द अकाउंट पेबल ऑफ द हेड ऑफिस, ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होनी थी, दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होनी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड ऑफिस बुक्स की ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्डेड है और बुक्स ऑफ ब्रांच भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बुक्स ऑफ ब्रांच भी इसमें आप देख सकते हैं BCDE, ये वो है ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड पे रिकॉर्डेड है, और F। बाकी ये 1 की जो सीरीज़ है 1 2 3, ये ब्रांच की ट्रांजैक्शन जो गिवन थी, ये वो है जो ब्रांच के हेडिंग के नीचे गिवन है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शंस आप देख लें। अगर आपको अपना पेपर आपने जो सॉल्व किया आपको आइडिया होगा तो उससे आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया पेपर को। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का पेपर बड़ा सिंपल था। इसमें सवाल इसलिए भी इजी था कि आपको सिर्फ निज़ाम कंपनी जो कि एब्जॉर्ब हो रही है उसकी आपने एंट्रीज़ करनी थी, ठीक है ना। और आपको दूसरी कंपनी जो टेक ओवर कर रही है उसकी एंट्रीज़ नहीं करनी थी। सबसे पहले आपको अपने एसेट्स को क्लोज़ करना था। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने एक परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। 2 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स मिल रहे हैं और 50,000 कैश मिल रहे हैं। उसके बाद 2 टी अकाउंट है रियलाइजेशन का और सन्ड्री शेयर होल्डर्स का। ये टी अकाउंट हम वैसे जब जर्नल बनाते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है ना। यानी ड्यूरिंग जर्नल हम बना रहे होते हैं। तो ये मैंने पहले बना दिया। अब इसको हम टैली कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एसेट्स क्लोज़ किए, अदर देन कैश हम क्लोज़ करेंगे अपने एसेट्स को। फिर कॉन्ट्रा एसेट्स को क्लोज़ किया हमने रियलाइजेशन में। फिर हमने लाइबिलिटी को क्लोज़ किया जो कि वो टेक ओवर कर रहे हैं। फिर हमने पीसी को रिकॉर्ड किया। पीसी को 2 एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, एक में हम उसकी जो अमाउंट होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे में हम जो रिसीव करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। यानी 4 और 5 दोनों पीसी की एंट्रीज़ हैं। फिर हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी रियलाइजेशन में क्लोज़ किया। फिर रियलाइजेशन को का टी अकाउंट हमने ऊपर बनाया, ठीक है ना।
ये टी अकाउंट हमने बना के उसका लॉस मालूम कर लिया, गेन या लॉस आ रहा है 15,000 का, इसको हमने सन्ड्री शेयर होल्डर में डाल दिया। ये वो फाइनल अकाउंट होता है जिसमें आप अपना फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद आपने अपने इक्विटी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया सन्ड्री शेयर होल्डर में। एट दी एंड उसमें 245 का बैलेंस बच रहा है, जो कि फाइनल सेटलमेंट के तौर पे आपने देना है शेयर होल्डर्स को। तो 2 लाख का शेयर्स आपने दे दिए और 45,000 आपके पास ये देखिए पड़ा हुआ था, ये वाला कैश, ये जो कैश एसेट्स में दिख रहा है ना, ये आपके पास पड़ा हुआ था, ये आपने उठा के दे दिया। वो जो 50,000 आपने रिसीव किया था ना पीसी के अंदर, वो तो आपने लायबिलिटी पे कर दी थी ना, बॉन्ड्स पेबल। ये देखें बॉन्ड्स पेबल आपने 50,000 पे किया है, तो जो कैश 50,000 पीसी में आपने रिसीव किया था वो आपने बेसिकली बॉन्ड्स पेबल में यूज़ कर लिया है, तो वो तो चला गया। तो 45,000 ही हमारे पास बच रहा था कैश, और वही हमारे पास पड़ा हुआ भी है। तो सन्ड्री शेयर होल्डर का बैलेंस भी एट दी एंड ज़ीरो हो गया। आप देख सकते हैं टी अकाउंट से पता चल रहा है दोनों साइडें बराबर हैं इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि है इंस्टॉलमेंट सेल्स के हवाले से, इसमें इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान उन्होंने दिया था, ठीक है ना, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई मल्टीपल ईयर्स भी नहीं है, इसमें परपीचुअल सिस्टम है, पर 5 जनरल एंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है ना। परचेज़ किया, फिर सेल किया, फिर उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, डीजीपी रिकॉर्ड करेंगे, कलेक्शन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और फिर गेन और लॉस ऑन रियल डिफ़ॉल्ट ऑफ कस्टमर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी आप देख सकते हैं सोल्यूशन, ये एंट्रीज है जनरल की, ठीक है ना। सेल्स रिकॉर्ड की हमने, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, डीजीपी किया, कैश कलेक्शन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर गुड्स रिपोजिशन ऑफ गुड्स, फिर आरजीपी रिकॉर्ड कर दिया, फिर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी बड़ा सिंपल था, इसमें आपको अब इसमें एक मिस्टेक कोई ये कर सकता है कि कितने शेयर इशू किए हैं हमने। आप देख सकते हैं लिखा हुआ द स्कीम प्रोवाइड दैट शेयर होल्डर विद रिसीव 1 न्यू शेयर्स ईच ऑफ ₹8 पेड अप फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड, यानी 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर मिलेगा, यानी हाफ शेयर्स मिलेंगे ना। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप देख सकते हैं 32,000 है, तो इसका हाफ हम लेंगे 16,000 और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है, पुराने वाले शेयर्स क्लोज कर दिए, नए वाले शेयर्स हमने 1,28,000 रुपये से किए क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन में 1,92,000 का डिफरेंस आ रहा है। और ये वर्किंग नीचे हम कर चुके हैं शेयर्स की वर्किंग ईयर ही। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालें, ऑलरेडी इशूड शेयर्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 शेयर अगेंस्ट 2 शेयर है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली 2 से डिवाइड हो गया, 16,000 शेयर्स आ गए, और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1,28,000 आ गया, वो हमने एंट्री में लिया, और 1,92,000 का 192 का कैपिटल रिडक्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्लोज किया, फिर हमने 2 फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करनी थी, तो हमने उनके डेप्रिसिएशन के थ्रू उनकी वैल्यू रिड्यूस की है, और एट द एंड जो बैलेंस बच गया कैपिटल रिडक्शन के अंदर 95,000 का बैलेंस बचता है, ठीक है ना, यानी 1,92,000 का हमारे पास बैलेंस आया, जिसमें से 52,000 माइनस कर देंगे, 45 भी माइनस कर देंगे, तो पीछे रह जाएगा 95, जो कि पेटेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। और उसके बाद हमने रिवाइज बैलेंस शीट बनाई है, आप देख सकते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। यहाँ पर इक्विटी साइड पर देखें, शेयर कैपिटल है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अकाउंट पेबल है। एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस उतना पेटेंट जो है ना वो माइनस करेंगे 95 जो पर हमने कम किया हुआ है ना। बिल्डिंग मशीनरी अपने कॉस्ट पे आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल भी अपनी कॉस्ट पे आ जाएगा, इन्वेंट्री और कैश भी अपनी कॉस्ट पे आ जाएगी, तो ये 2,13,000 आ रहा है दोनों साइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी रेशो एनालिसिस। इसमें 10 रेशोज़ दिए हुए, तो मतलब ये कि एक रेशो के 2 मार्क्स होंगे, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें तो मैंने आपको वर्किंग भी करनी होती है इसमें, ठीक है ना, जैसे वर्किंग का मतलब होता है कंप्यूटेशंस करनी होती हैं। ये C1 जो है, जैसे मैंने लिखा हुआ है करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो मैंने इनकी अमाउंट करके C1 C2 लिखा हुआ है। बेसिकली ये वर्किंग जो मैंने की है ना उसका ये रेफरेंस है, कंप्यूटेशन 1 कंप्यूटेशन 2। अब ये मैंने कहाँ किए हैं, सारे रेशो के एंड में किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंप्यूटेशन, C1 करंट एसेट्स निकालें, C2 में करंट लायबिलिटी निकालिए, C3 में क्विक एसेट्स निकालें। तो ये सारी वर्किंग है जो ऊपर रेशो में यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी वर्किंग शो करनी थी, अगर आपने नहीं की तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशोज़ निकाले हुए, वर्किंग कैपिटल, एसिड टेस्ट रेशो, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अर्निंग पर शेयर, इक्विटी रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर इन टाइम्स और इन डेज दोनों निकाले मैंने, क्योंकि इन डेज़ हमें चाहिए था लास्ट वाले रेशो में।
बुक वैल्यू पर शेयर, रिसीवेबल टर्नओवर, ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये हमारे पास रेशोज़ और जिनकी वर्किंग है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली बात कोई नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि अब पहले जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि 50 रुपीज़ शेयर्स की पार वैल्यू है, ठीक है, और हमने शेयर ऑफ़र किया 55 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको दो एंट्रीज़ बनानी थी। एक तो आपको शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री बनानी थी, दूसरा आपको शेयर की अलॉटमेंट की एंट्री बनानी थी। तो अगर आपने ये नहीं बनाई तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। देखिए, आप सबसे पहले आपने बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, देन एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपने शेयर्स इशू किए हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से, और 5 रुपीज़ का इसमें प्रीमियम आ गया। अगर किसी ने ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है दो, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके बाद जो बाद के इसके जो ट्रांजेक्शन है ना, उसमें जो पार वैल्यू होगी वो 10 रुपये ही होगी शेयर की। इसकी वजह ये है, अगर आप पहले ट्रांजेक्शन देखें, इशू 5000 शेयर्स फॉर परचेज ऑफ मशीन, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 13 रुपीज़। अब यहाँ पर सवाल में पार वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर 13 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है तो पार वैल्यू 10 रुपये ही कंसिडर होगी। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में भी यहाँ पे पार वैल्यू 10 रुपये दी हुई है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए 50 रुपीज़ पार वैल्यू नहीं लेनी थी, 10 रुपीज़ ही लेनी थी। अगर आप 50 रुपीज़ रख के क्वेश्चन करेंगे तो जो भी प्रीमियम आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, वो एक इलॉजिकल प्रीमियम आ रहा होगा। तो आपने 10 रुपीज़ को ही पार वैल्यू कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन अब पहली एंट्री है, इसमें भी आप देखें प्रीमियम रिकॉर्ड हुआ है, कैपिटल 10 रुपये से लिया है। सेकेंड एंट्री के अंदर भी ऐसा ही है, पार वैल्यू 10 रुपये दी हुई है, गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम की 10 रुपये, ठीक है। नंबर 3 में तो गिवन थी 10 रुपये की पार वैल्यू। अच्छा, नंबर 1 ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था कि मशीन की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मशीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। एंट्री नंबर 4 के अंदर क्या था, बेसिकली इसमें हमने एक बिज़नेस एक्वायर किया है ना, तो उसके अंदर दो एंट्रीज़ करनी थी, जैसे हम एब्जॉर्प्शन में करते हैं कि पहले हमने इसको एक्वायर किया और दूसरा फिर हमने इसको पे किया। मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, ये हमने एक्वायर किए हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4A में मैंने तीनों चीज़ें एक्वायर की हैं और पेबल टू वेंडर, यानी मैंने अपने ऊपर एक लायबिलिटी अज्यूम कर ली, फिर उस लायबिलिटी को क्लोज करके कैश और शेयर्स दे दिए, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। अच्छा, अगर किसी ने डायरेक्ट भी कर दिया ना, यानी पेबल टू वेंडर की जगह कैश शेयर कैपिटल कर दिया क्रेडिट, तो वो भी ठीक होगा, यानी दो हिस्सों में भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। नंबर 5 के अंदर भी दो जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो एक तो आपको इशुएंस की एंट्री होगी और एक आपकी जो प्रीमियम लॉस होता है उसकी एंट्री होती है। तो कुछ लोग ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, डिबेंचर प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट, डिबेंचर प्रीमियम पेबल क्रेडिट, और कुछ लोग डिबेंचर लॉस के नाम से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो भी ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नंबर 6 ट्रांजेक्शन थी उसमें एक ही एंट्री बननी थी, क्योंकि जो रिडम्पशन है वो पार वैल्यू पे जब होती तो उसकी रिडम्पशन की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसमें नंबर 6 में एक ही एंट्री बननी थी। क्वेश्चन नंबर 7 था कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मेरे ख्याल से इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। बैलेंस आप ये देख लें कि आपका नेट कैश फ्लो यहाँ पर आएगा 8100 माइनस में, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो एंडिंग बैलेंस आपका टेली होना चाहिए। अगर आपने एज इट इज़ किया इसको तो ठीक है, अगर आपने किसी ऑपरेटिंग को फाइनेंसिंग में डाला हुआ है, फाइनेंसिंग को ऑपरेटिंग में डाला हुआ है, फिर भी आंसर ठीक आ रहा है, तो आपके मार्क्स प्रेजेंटेशन के डिडक्ट होंगे। आपने गलत अगर हेड में लिया हुआ है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी बड़ा आसान था। इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या करना था, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसी बताने वाली बात है नहीं, पूरा पैटर्न फॉलो करना था। सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट माइनस करके, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री करके, फिर ऑपरेटिंग। अच्छा, ज़्यादा जो मिस्टेक होती है ना वो इस वाले पोर्शन में होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपकी एडजस्टमेंट का इशू होता है। सैलरीज एक्सपेंस में शायद लोगों ने मिस्टेक की, सैलरीज एक्सपेंस आपने 75,000 ही लेने थे। इवन के नीचे वो 80,000 कह रहा है, लेकिन उसी के नीचे वो प्रीपेड सैलरीज आपको 5,000 कह रहे हैं, यानी आपने 75 रिकॉर्ड किया हुआ है, वो कह रहे हैं 80,000 का एक्सपेंस है, तो 5,000 से इंक्रीज़ हो रहा है आपका एक्सपेंस। लेकिन प्रीपेड सैलरी जब वो आपसे कह रहे हैं तो 5,000 से वो डिक्रीज़ हो रहा है अगेन, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही होगा ना इसका। तो ये 75,000 से लेना था, और जो 5,000 का सैलरी पेबल आपका लायबिलिटी में जाना था बैलेंस शीट में, और प्रीपेड सैलरी है 5,000 की जो है ना, ये आपकी एसेट वाली साइड पे जानी थी, बस ये था इसके अंदर। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में इसको 75 ही लेना था,
ठीक है ना। डेप्रिसिएशन आपने 20% लेना था व्हीकल्स के ऊपर, जो उसकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर, और प्लांट एसेट्स का तो गिवन है। बैड डेट्स आपको दिया हुआ 5000। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सपेंसेस है जो आपने देखने हैं। आपने कमीशन इनकम भी गिवन था, अदर इनकम के नाम से इसको ऐड करना था। तो आपको जो प्रॉफिट इसमें आ रहा है वो 33,000 का आ रहा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग बनाना था, ओपनिंग बैलेंस उठाया, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, और जो आपने इसमें यूजेस किए हैं ना, एक तो डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक आपने आपने रिजर्व्स बनाए हैं, इनका टोटल करके माइनस करना था। तो ये अब ये माइनस में आ रहा है 32,000। जब ये माइनस में आता है तो हम इसको इक्विटी में माइनस में भी ले सकते हैं और एसेट साइड में प्लस में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप ये बैलेंस शीट देख सकते हैं, रिटर्न अर्निंग मैंने माइनस में लिया हुआ है। अगर किसी बंदे ने इसको एसेट वाली साइड पे प्लस में भी ले लिया तो भी वो ठीक है, गलत नहीं होगा, एक ही बात है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं रिजर्व मैंने इसमें लिए हुए। लाइबिलिटी में देखें सैलरी पेबल और कैश डिविडेंड पेबल दोनों लिए हुए मैंने, और अकाउंट पेबल तो था ही था। करंट नॉन करंट एसेट में मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है प्लांट एसेट का, और उसकी बुक वैल्यू ली हुई है, व्हीकल की भी बुक वैल्यू ली हुई है। और करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल का भी मैंने जो बैड डेट्स था वो माइनस किया हुआ है, और बुक वैल्यू ली हुई है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ली हुई, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड सैलरीज भी ली हुई हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। 7,38,000 दोनों साइड पे आ रहा है। अगर किसी ने रिटर्न अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस राइट साइड पे ले लिया एसेट में प्लस में, तो भी बैलेंस शीट इक्वल आएगी, डिफरेंट अमाउंट आएगी, इक्वल आएगी, वो भी ठीक होगी। तो ये हमारी बैलेंस शीट थी जो कि हमने बनानी थी। ये 8 के 8 क्वेश्चन इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इनमें से जो जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी सोल्यूशन मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए भी आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। गेस्ट पेपर्स, आपके पेपर्स के बाद जॉब के हवाले से और लर्निंग स्किल्स के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और तमाम दोस्तों के साथ अपने सर्किल में इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।